नमस्कार साथियों, आप सभी का जेके शिक्षा चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और साथियों, आज हम प्रमुख रूप से भारत का इतिहास जो कि महत्वपूर्ण रूप से चंदेल वंश का अध्ययन करेंगे, जो कि हर कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, नेट हो या जो भी कॉम्पिटिटिव जो रेलवे में वगैरह जो एग्ज़ाम होता है। और जो एमपी के जो निवासी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रूप से ये चैप्टर है। तो एक प्रकार से हम राजस्थान मध्य प्रदेश का इतिहास भी जानेंगे इसके साथ, और भारत का जो इतिहास है। तो चंदेल वंश ने प्रमुख रूप से उनकी कला और प्रमुख जो राजा हुए उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो साथियों, हम चलते हैं। सबसे पहले एक हस्तलिखित नोट्स लेकर आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो हम देखते हैं कि चलो यहाँ सबसे पहले अध्ययन करते हैं चंदेल वंश का। तो यहाँ देखिए, ये जो वाला क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये जो जेजाक मुक्ति कहलाता था। तो यहीं पर चंदेल वंशियों ने शासन किया था। पूर्व में यह जो है पतिकार जो पतिहार वंश से गुजर पतिहार उनके सामंत हुआ करते थे। तो उनके बाद इन्होंने स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। तो यहाँ दो प्रमुख, जो ये पूरा मध्य प्रदेश देख पा रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पर बुंदेलखंड वाला एरिया है। और इसी के नीचे चेदी वंश यानी कलचुरी वंश राजवंश इसी के दक्षिण में समकालीन में स्थित था। चंदेल वंश के दो प्रमुख जानकारी हमें, चंदेल वंश का उदय कैसे हुआ, तो इसके प्रमुख दो महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं हमें। एक तो चंद्रोदय वंशज जो ऋषि थे, ऋषि चंद्रोदय, तो उनसे जो वंशज पैदा हुआ वह चंदेल कहलाए। दूसरा मत ये माना जाता है कि 36 राजपूतों में एक चंदेल वंश के चंद्र देवता थे और हेमवती का जो पुत्र उत्पन्न हुआ था चंदेल, वही चंदेल वंशज कहलाए। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण जो है मत मिलता है हमें चंदेल के राजवंश के उदय के लिए। संस्थापक देखिए तो यह नन्नुक जो है, नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक कहलाता है। पूर्व में यह चंदेल पथियारों के संबंध होते हैं, हमने पढ़ लिया है। और राजधानी जो है खजुराहो, इसकी राजधानी है जो वह खजुराहो। मुख्य स्थान मानियागढ़ जो कि छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चंदेल वंश के 8 प्रमुख जो हैं वह हम किले भी पढ़ेंगे। तो यहाँ मनियागढ़ दुर्ग, कालिंजर दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग, मारफा दुर्ग, मंदाक दुर्ग, गढ़ा दुर्ग, बारीगढ़ दुर्ग और माहीबार दुर्ग, ये प्रमुख दुर्ग जो हैं वह चंदेल वंश के 8 प्रमुख दुर्गों में माने जाते हैं। ननुक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ननुक केवल खजुराहो में ही ननुक ने शासन किया, क्योंकि ये शुरू में आए थे और इन्होंने संस्थापक कहलाते। तो इन्होंने जो है वह सिर्फ खजुराहो में ही शासन किया, जो कि उनकी राजधानी हुआ करती थी। उत्तराधिकारी वाघपति हैं, इनके उत्तराधिकारी जो है वो वाघपति हुए। और वाघपति के बारे में हम देखते हैं तो खजुराहो से साम्राज्य को दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक बढ़ाया। तो विंध्याचल पर्वत को वाघपति का आनंद धाम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो खजुराहो को है वह, खजुराहो का जो साम्राज्य है इसने दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक फैलाया। इसी कारण यह विंध्याचल पर्वत को वाघपति आनंद धाम भी कहते हैं। उपाध्याय की बात करें तो वाघपति की प्रमुख उपाध्याय क्षितिजपाल और जनार्दन सुंदर जो है वह प्रमुख वाघपति की उपाध्याय रही हैं। उत्तराधिकारी जेजा या जय शक्ति, जय शक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि वाघपति के उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ जय शक्ति या जेजाक, चंदेल राजवंश को जेजाक मुक्ति भी कहा जाने लगा। इसी के टाइम पर जो है वह चंदेल वंश जो साम्राज्य था उसको जेजाक मुक्ति भी कहा जाने लगा। जो जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि बुंदेलखंड वाला एरिया जो है जेजाक मुक्ति भी कहलाता है। यहाँ के उत्तराधिकारी की बात करें तो जय शक्ति या विजय शक्ति या विजक जो है उसके उत्तराधिकारी। उसी प्रकार अगला जो राजा आते हैं वो राहिल। तो इनका अभियान महोबा को जीता इन्होंने। तो प्रमुख रूप से जो राहिल राजा है चंदेल वंशी, उन्होंने महोबा को जीता। आगे बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हर्षदेव, इनके समकालीन पथियार शासक महिपाल होते हैं। इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया था। तो हर्षदेव के बाद में राजा आए थे यशोवर्मन, जो कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है यशोवर्मन। इनको लक्ष्मण देव भी कहते हैं। तो इन्होंने कश्मीर से लेकर बंगाल तक कब्जा किया, अधिकार किया और पथियारों की सर्वोच्च सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। हमने देखा कि साथियों, जो पथियार के सामंत हुआ करते थे, तो यहाँ पर यशोवर्मन ने जो है वह पथियारों की सर्वोच्च सत्ता थी उसको मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में अपनाने लगे। इससे पहले जो है वह एक प्रकार से इनका राज्य तो था, लेकिन यह एक प्रकार से इनका राज्य स्वतंत्र नहीं था, अधीनस्थ था। लेकिन जो यशोवर्मन आया उसने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनके स्थापत्य मंदिर की देखें तो विष्णु मंदिर या वैकुंठ मंदिर प्रमुख है। विष्णु मंदिर जो खजुराहो का स्थित है और वैकुंठ मंदिर है। राजा गढ़, अगला जो आता है राजा गढ़। तो इन्होंने जो मोहम्मद गजनवी के टाइम पे इन्होंने
हिंदुशाही आनंद पाल के ऊपर जब मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ तो तब इन्होंने सहायता की राजा गढ़ ने। और इसी प्रकार जब कनौज पर आक्रमण हुआ मोहम्मद गजनी का, तो कनौज शासक जयपाल को, जो कि चंदेल वंश के सामंत के रूप में कार्य करते थे, गजनवी का आक्रमण हुआ तो वह भाग गया और चंदेलों ने गजनी का सामना किया। उस समय जो चंदेलों ने जो है गजनी का सामना किया था। जयपाल की हत्या, यहाँ पर जयपाल की हत्या गढ़ के कहने पर, यानी राजा गढ़ के कहने पर उसके पुत्र विद्याधर द्वारा राज्यपाल की हत्या की गई, या सामंत दोनों फैक्ट मिलते हैं, या तो इनके विद्याधर के सामंत द्वारा की गई या फिर विद्याधर द्वारा की गई, तो दोनों फैक्ट मिलते हैं। इनके उत्तराधिकारी विद्याधर आते हैं। अगला, विद्याधर 1070 से लेकर 1029 तक जो राजा रहते हैं, ये योग होते हैं, विद्वान होते हैं, कूटनीतिक होते हैं, और चंदेल वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। इस समय का जो वंश जो है चंदेल वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। यहाँ पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है, तो ये संधि करके साम्राज्य को बचा लेता है 1920 में। तो ये यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक कूटनीति थी इनके अंदर, तो इन्होंने जो है वह मोहम्मद गजनी से सीधा आक्रमण नहीं किया और अपने राज्य को बचा लिया संधि करके। आगे जो उत्तराधिकारी आता है विजयपाल, इनके समय में स्थापित किला देखिए तो कंदरिया महादेव मंदिर, जो कंडारिया महादेव जो कि गुफा में महान भगवान शिव का मंदिर है, और यह पंचायत शैली का मंदिर है, जो सर्वाधिक मिथुन आकृति वाला मंदिर है। और कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर शासक द्वारा निर्माण किया गया। तो विद्याधर जो है वह शासक थे, उनके समय को हम स्वर्णकाल भी कहते हैं, और इनके समय में यह मंदिर का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं विजयपाल। तो यह इस समय आक्रमण कलचुरी शासक गांगदेव का आक्रमण हुआ। कलचुरी शासक हमने देखा था साथियों, शुरू में हमने पढ़ा था कि नीचे दक्षिण की साइड में जो है इनके समकालीन कलचुरी शासक था, उन्हीं का गांगेदेव जो था उनका आक्रमण हुआ था। उस समय विजयपाल की हार हो जाती है और गांगेदेव जीत जाते हैं, और इनका पूर्वी बंगाल पर अधिकार हो जाता है। पूर्वी बनारस और बंगाल बिहार पर इनका संपूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। आगे देखते हैं उत्तराधिकारी होता है देववर्मन। ये देववर्मन के समय आक्रमण होता है कलचुरी शासक लक्ष्मण देव का देववर्मन पर, और यहाँ पर देखिए दोबारा वापस आक्रमण होता है कलचुरी शासक लक्ष्मण कर्ण का और देववर्मन पर। तो देववर्मन की हार गया और चंदेल वंश कमजोर पड़ता गया यहाँ से। तो हमने देखा इससे पूर्व भी जो है वह कलचुरी शासक का आक्रमण हुआ था, और बाद में वापस दूसरा अटैक माना देता है। तो कहीं ना कहीं चंदेल वंश यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है वह सामंत चंदेलों के ग्वालियर कच्छपात स्वतंत्र हो गए। और यहाँ पर हमने देखा कि जिस प्रकार प्रतिहारों के जो चंदेल शासक जो थे वह सामंत थे, उसी प्रकार जो चंदेलों के भी सामंत थे। कच्छपगात जो वंश के जो थे वह उनका स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपना राज्य को स्थापित कर लिया। और उत्तराधिकारी इनके थे कीर्तिवर्मन भाई। कीर्तिवर्मन की बात कर लेते हैं। यह कीर्ति प्रतिष्ठा वापस इन्होंने क्या किया, कीर्ति प्रतिष्ठा को संभाला। और इनके कीर्तिवर्मन की प्रमुख रचना प्रबोध चंद्रोदय, जिसमें कीर्तिवर्मन का वर्णन है। यह मुख्य रूप से कृष्णमित की रचना है। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। उसी प्रकार ये प्रमुख कमजोर राजा हुए, जो कि इतने इतिहास में इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। सुलक्षण, प्रतिवर्मन, मदन वर्मन और यशोवर्मन द्वितीय। और परमादिवर्मन द्वितीय 5 वर्ष की उम्र में शासक बन गए थे और 35 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इनके सेनापति थे आलाउदल। ये इंपॉर्टेंट है कि आलाउदल इंपॉर्टेंट है, परमादिदेव के सेनापति, जो कि चंदेल वंश के प्रमुख। एक वापस यहाँ पर हमने देखा कि जो परमादिदेव राजा वापस एक प्रतापी शासक बनकर उभर कर सामने आते हैं। क्योंकि इनके सेनापति होते हैं आलाउदल, जो कि पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण होता है 1182 में। जब पृथ्वीराज चौहान इस पर आक्रमण करते हैं तो उस समय परमादेव की पराजित हो जाती, लेकिन ये जो इनके जो आलाउदल है बड़ी वीर गति प्राप्त करते हैं, और ये परमादेव तो पराजित होकर भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आलाउदल जो बड़े वीरता के साथ लड़ते हैं और अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। और इस प्रकार चंदेल वंश पर जो है वह पृथ्वीराज का अधिकार हो जाता है। और परमादेव की बात करते हैं तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान युद्धों में प्रवेश था, तब वापस परमादेव ने अपने हारे क्षेत्र को पुनः अधिकार कर लिया, मगर कालिंजर पर कुतुबुन ऐबक का आक्रमण हो गया था। देखिए यहाँ पर वापस परमादेव ने जब 1192 में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जब 1192 का जो पानीपत का देशी विश्व युद्ध लड़ रहा था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो मोहम्मद गौरी के साथ जो उस समय जब पृथ्वीराज उसमें व्यस्त होता है, तो परमादेवी वापस मौके का फायदा उठाकर वापस अपने क्षेत्रों पर पूर्ण अधिकार कर लेता है। मगर उस समय कालिंजर पर वापस कुतुबुन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति होता है, तो वह आक्रमण कर लेता है। तो उस समय हम देखते हैं कि भारत पर कई प्रकार के आक्रमण हो रहते हैं।
12वीं शताब्दी में लगभग, तो उस समय वापस आत्मसमर्पण करना पड़ता है परमादिदेव को। और इस प्रकार परमादिदेव के सेनापति जयदेव ने नाराज होकर परमादिदेव को मार दिया। वह शासक बन गया, स्वयं शासक बन गया और परमादिदेव को मार दिया। तो फिर इसी प्रकार अजय देव अगला जो शासक आता है, अजय देव शासक तो बन गया, लेकिन कुतुब ऐबक का सामना नहीं कर पाया, वह अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये राजा प्रमुख से कोई कमजोर पड़ता गया, कोई वापस प्रतापित होता गया। तो ये चलता रहा इसी प्रकार। और इस प्रकार परमादेव उत्तराधिकारी हुए, परमादेव का पुत्र त्रिलोक वर्मन उत्तराधिकारी हुआ लास्ट में। तो त्रिलोक वर्मन जो है चंदेल वंश को वापस प्रतिष्ठा पर पहुंचाने का काम किया, मुसलमानों से लोहा लिया, मगर विश्वासघात के कारण मारा गया। तो वीर वर्मन, भोग वर्मन और हमीर वर्मन इस प्रकार अंतिम शासक हुए। और इस प्रकार चंदेल शासन समाप्त होता गया और उधर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता गया 14वीं शताब्दी में। तो इस प्रकार उस समय मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे भारत में। तो कहीं न कहीं इन शासकों की जो है सत्ता, आपसी राजनीति एकता भी कमजोरी थी। तो इस प्रकार कहीं न कहीं जो भारत पर मुस्लिम अटैक के कारण भी इन जो है राजाओं ने अपनी दाव प्रतिष्ठा पर लग गई थी। तो साथियों, ये इस प्रकार हमारा जो है वह संपूर्ण हुआ, ये हम चंदेल वंश। तो साथियों, इसी प्रकार आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।